हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में भी हम उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट 1 कंटेन कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द composition of long term funds. This statement is correct because capital structure refers to the proportion of different sources of finance in a capital, and that finance must be long term. And the next statement is these include equity share capital, preference share capital, debentures, all debts and all reserves. देखो debentures इंक्लूड होते हैं, इक्विटी शेयर्स इंक्लूड होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी इंक्लूड होते हैं, डेब्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, रिजर्व्स भी इंक्लूड होते हैं। बट इन्होंने यहाँ पर बात करी है ओल्ड डेब्ट्स। ओल्ड डेब्ट्स का मतलब है चाहे वो शॉर्ट टर्म है या फिर वो लॉन्ग टर्म है। बट कैपिटल स्ट्रक्चर में अभी हमने स्टेटमेंट 1 में करा कि बस लॉन्ग टर्म फंड्स इंक्लूड होते हैं। तो सो द स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. The second question is related to match the column. List 1 contain realized yield method, taxation, cost of total capital employed and dividend growth is considered. List 2 contain cost of equity share capital, cost of equity capital, cost of debt capital and weighted cost of capital. देखो अगर हम weighted cost of capital की बात करें तो इसके अंदर सारे sources of finance जो हैं हम उनकी combine करके cost of capital find out करते हैं. So it is related to cost of total capital employed कि हमने total capital कितनी यूज़ करी है अपनी organization में, अपनी company के अंदर. So C is related to fourth. नेक्स्ट आता है कोस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल इज रिलेटेड टू टैक्सेशन क्योंकि इसके अंदर हमें टैक्सेशन की बेनिफिट मिलता है. रियलाइज्ड यील्ड मेथड इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डिविडेंड ग्रोथ इज अ कंसीडर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बोथ आर सिमिलर थिंग्स. सो आपको यहाँ पर मैच करना पड़ेगा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल एंड वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ये दोनों किससे रिलेटेड है. उसके बाद जो ये दोनों आपके जिस ऑप्शन के साथ मैच हो जाएं तो बाकी रियलाइज्ड यील्ड मेथड एंड डिविडेंड ग्रोथ इज कंसीडर्ड आप किसी के साथ भी मैच कर सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस द आंसर नंबर सी इज करेक्ट. The next question is related to match the column. List 1 contain the different methods of capital budgeting and list 2 contain a description of that methods. So list 1 contain payback rate of return, internal rate of return, benefit cost ratio and net terminal value method. And list 2 contain discounted cash flow technique जिसको हम modern cash flow technique भी बोलते हैं जिसमें हम time value of money को consider करते हैं. Compounded values of investment and returns, crude method for project evaluation and varying sized project evaluation. So the first one is payback rate of return which is a crude method for project evaluation. क्रूड का मतलब है जैसे क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल. दिस मेथड इज अ रॉ एंड रफ मेथड विच मे सूट ओनली स्मॉलर और मीडियम साइज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स. सो द पेबैक रेट ऑफ रिटर्न इज रिलेटेड टू क्रूड मेथड. Internal rate of return is a discounted cash flow technique which considered the time value of money. Benefit cost ratio is used when the size of the projects are different. मतलब वेरिंग साइज प्रोजेक्ट इवेल्युएशन में जब मान लो हमारा एक प्रोजेक्ट 1 लाख का है, दूसरा प्रोजेक्ट 2 लाख का है और उसमें से अगर हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है तो वहाँ पे हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड का यूज़ करते हैं. And the last one is net terminal value method which is related to the compounded values of investment and return. So the correct answer is answer number B. The next question is related to secondary market intermediaries for corporate securities in India. तो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट क्या होती है कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को हम परचेज और सेल करते हैं. सो जैसे हमारे कंज्यूमर गुड्स के अंदर अगर हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो डिफरेंट इंटरमीडिएरीज होते हैं लाइक होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं. इसी तरीके से सिक्योरिटी मार्केट के अंदर भी कुछ इंटरमीडिएरीज हैं जो हमें सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करने में हेल्प करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टर. इन्वेस्टर इज इनकरेक्ट. इन्वेस्टर इज लाइक अ कस्टमर. जैसे हमें कोई ऑयल परचेज करना है तो हम जो फाइनल गुड्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएरी नहीं होते. सिमिलर इन द केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट. इन्वेस्टर्स कौन है कि जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल कर रहे हैं, ना कि वो इंटरमीडिएरी हैं. जॉबर्स इज एन इंटरमीडिएरी. ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स भी इंटरमीडिएरीज हैं जो कमीशन बेस पे काम करते हैं.
पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएरी जो हमें गाइडेंस एंड एडवाइस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द intermediaries. The next question is related to net present value method, which is one of the method of capital budgeting. A project is worthwhile or profitable if its NPV is, कि अगर हमारे कौन NPV के केस में हमें कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है. तो NPV में आप एक चीज़ याद रखो, इफ़ NPV इज पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज रिजेक्टेड. तो पॉजिटिव देखते हैं कौन कौन से हैं. लेस देन ज़ीरो तो नेगेटिव हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो यस पॉजिटिव होगा, इक्वल टू ज़ीरो नो, मोर देन वन नो. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, दैट इज ग्रेटर देन ज़ीरो. The type of lease requiring an agreement between the financier and the lessor is known as. ऐसी लीज जिसके अंदर फाइनेंसर और लेजर के बीच में एग्रीमेंट होता है, उस लीज को हम क्या बोलते हैं. को हमारी डिफरेंट टाइप की हमारी लीज होती हैं, लाइक फाइनेंशियल लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज होती है, सेल एंड लीज बैक है. ऐसे ही एक टाइप की लीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, फाइनेंसर और लेजर के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, और इस लीज को हम बोलते हैं लिवरेज्ड लीज. अब लिवरेज लीज बेसिकली होती क्या है, दैट इज फाइनेंस्ड थ्रू द लेजर विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, यू परचेज्ड एन एसेट ऑन अ लोन एंड देन लीज इट टू समवन, कि हमने कोई एसेट लिया और हमने खुद ने उसको लोन पे लिया एंड देन मैं उसको क्या कर रही हूँ, किसी दूसरे पर्सन को रेंट पे दे रही हूँ, लीज पे दे रही हूँ. तो उस टाइप की लीज को हम क्या बोलते हैं, लिवरेज्ड लीज. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी. The next question is the optimum capital structure of a company is planned as per considerations of, कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो हमें कौन कौन से इनमें से पॉइंट्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना है. प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड कंट्रोल. देखो प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट कैपिटल स्ट्रक्चर का उससे कुछ लेना देना नहीं है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए, जो सॉल्वेंसी हमें प्रोवाइड करे, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स हो, हम उसको ईजिली परचेज एंड सेल कर सकें शेयर्स को, एंड कंट्रोल को ज़्यादा वो डाइल्यूट ना करे. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी. The next question is insufficient working capital in an enterprise may also result into. Insufficient working capital का मतलब है आपके पास inadequate working capital है, आपको चाहिए थी 10,000, आपके पास है 7,000 या 8,000. तो उसके क्या क्या consequences हो सकते हैं. फेलियर टू अडॉप्ट टू चेंजेस, दिस इज़ करेक्ट, कि हमें अगर कोई चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, हमें अपने आप को अपडेट करना है, तो इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की वजह से, इनएडिक्वेट फंड की वजह से हम अपडेशन नहीं कर सकते. ओवर कैपिटलाइजेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म फंड्स, वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं है ये. रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, ये भी सही है कि अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो हम ट्रेड डिस्काउंट, जो हमें कैश डिस्काउंट मिल सकता है, हम उसको अवेल नहीं कर सकते. एंड रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स पे भी उसका अफेक्ट होगा. सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली. The next question is related to assertion and reasoning. So the assertion is arbitrage keeps the cost of capital constant despite change in the capital structure. देखो arbitrage process जो है वो MM अप्रोच है, उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि ये क्या करता है कि चाहे हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करें, जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कांस्टेंट कर देता है, वहीं पर उसी पॉइंट पे वापस ले आता है. नेक्स्ट आता है इसके पीछे रीज़न क्या है. सो द आंसर, देखो अब इनको हम क्या करेंगे, पहले एज अ स्टेटमेंट लेकर चलो. सो द स्टेटमेंट नंबर 1, दैट इज एजर्शन इज करेक्ट. अब आते हैं सेकंड पे. इट एंश्योर्स कंपेंसेटिंग इनवर्स चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल. अब इसने बताया कि क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जो चेंज आता है, ठीक है, वो हमारा कंपेंसेट हो जाता है विद अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल. MM अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हमारी कम होती है, उसका एडवर्स अफेक्ट पड़ जाता है हमारे
कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल पे, तो वहाँ इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या होता है कि ये कहते हैं कि जैसे हम अपनी चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमने अपने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स को हमने इंक्रीज़ करा, डिबेंचर्स को मतलब हमने डिबेंचर की रेशियो को कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज़ करा, तो हमारी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। बट आर्बिट्रेज प्रोसेस उसको कंपेंसेट कर देता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है, जो हमारे डिबेंचर शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, अगर हम उनकी रेशियो को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारे इक्विटी शेयर्स होल्डर हैं वो हमसे ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करने लग जाएंगे। सो जो हमें एडवांटेज मिला था चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज़ करने का, वो डायरेक्टली ऑफसेट हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इसके अंदर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो द डायरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट assertion एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट explanation of A. The next question is also related to capital structure, that means capital structure implies share capital, yes, reserves भी आते हैं, long term debts भी आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डेट्स। नो, इसके अंदर शॉर्ट टर्म इंक्लूड नहीं होते। शेयर कैपिटल प्लस में लॉन्ग टर्म डेट्स, ये करेक्ट है, बट इसके अंदर रिजर्व्स भी हम इंक्लूड करते हैं। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, शेयर कैपिटल भी आएगा इसमें, रिजर्व्स भी आएंगे और लॉन्ग टर्म डेट्स भी आएंगे। The next question is related to cost of debenture. A company has issued 10% debentures of ₹1 lakh at the rate of 5% premium. For example, उसका अगर 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है तो उन्होंने 105 में उसको इशू किया है और टैक्स रेट हमें 30% दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। सो द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय में नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100 1 माइनस में टैक्स रेट। नेट प्रोसीड होता है कि आपको इशू करने के बाद आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। सो द नेट प्रोसीड इज 105 and the interest is ₹10. So 10 divided by 105 multiply 100 1 minus t, tax rate is 30%, that means 0.30। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6.66%। So the correct answer is answer number C. The next question is related to financial leverage. So the financial leverage is measured by EBIT divided by में EBT. That means earning before interest and tax divided by में earning before tax. इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमारी मतलब सब कुछ टैक्स की एंड इंटरेस्ट की पेमेंट करने से पहले एंड डिवाइडेड बाय द अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट मीन्स आफ्टर इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज। सो द फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है यील्ड ऑफ कैपिटल सेक्रीफाइस, कि जो उसने कैपिटल सेक्रीफाइस किया उसके अगेंस्ट उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो उसके लिए क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। The next question is related to a Gordon model of dividend. In case cost of capital is 10%, earning per share is ₹10, IRR is 8% and retention ratio is 60%, then the value of equity shares as per the Gordon models will be. तो Gordon model के according value of equity share is EPS 1 minus में B stands for retention ratio divided by में कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस में BR डिनोट्स फॉर ग्रोथ रेट, और अगर हमें ग्रोथ रेट डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे हमारा B आ जाएगा 0.048। तो सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 76.92 एंड ऑप्शंस के अंदर 76.92 से रिलेटेबल हमारा 77 है। सो द आंसर विल बी answer number D, that is 77. The next question is a firm with high operating leverage has हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड कंट्रीब्यूशन को हम अलग अलग तरीके से जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन वैसे हमारा होता है सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, और हम इसको ले सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। अब देखो न्यूमरेटर जो ज़्यादा होगा उतना ही हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब देखो न्यूमरेटर ज़्यादा इन ऑप्शन में से किस में हो सकता है, लो फिक्स्ड कॉस्ट, इससे तो कम हो जाएगा।
हाई वेरिएबल कॉस्ट, इसका भी लेना देना नहीं है यहाँ पर। हाई फिक्स्ड कॉस्ट, यस, इससे हमारा क्या होगा, जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो क्या आ जाएगी, ज़्यादा आएगी। एंड लो वेरिएबल कॉस्ट, नो। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, दैट इज high fixed cost in its production process leads to high operating leverage. The next question is formula for net cash inflow of a project is. net cash inflow का formula बताना है। सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, इंटरेस्ट माइनस करें, टैक्स माइनस करा। सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस में डेप्रिसिएशन। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन से हमारा कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा, और जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा उसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस हो रहा है। बट एक्चुअली में डेप्रिसिएशन से हमारा कैश आउटफ्लो नहीं होता, तो हम इसको क्या करेंगे, वापस से इसके अंदर ऐड कर देंगे। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। The next question is, in capital budgeting the term capital rationing implies. capital rationing का मतलब क्या है? देखो, rationing वर्ड जो हमारा कॉमन राशन होता है उसी से रिलेटेड है कि हम एक लिमिटेड चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहीं से रिलेट करके देखो कौन सी स्टेटमेंट आती है। दैट नो रिटेन्ड अर्निंग्स आर अवेलेबल, नो। दैट लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि हमारे पास फंड्स लिमिटेड है बट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि हम उन लिमिटेड फंड्स को कहाँ पर यूज़ करें कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। सो द आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच एडजस्टेड कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच के अंदर जो हमारे कैश फ्लोज होते हैं दैट आर डिस्काउंटेड एट रिस्क फ्री रेट। ये हमारे कैपिटल बजटिंग की टेक्निक होती है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, जिसके अंदर हम एडजस्टेड कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं एट रिस्क फ्री मार्केट रेट पे। रिस्क फ्री मार्केट रेट का मतलब होता है कि जो हमें, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का रेट है, जो विदाउट एनी रिस्क कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अर्न कर सकता है। The next question is, which of the following is not true with reference to capital budgeting? capital budgeting के रिगार्ड में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? It is related to asset replacement decisions. This is correct. Cost of capital is equal to minimum required return. This is also correct. Existing investment in a project is not treated as a sunk cost. This statement is incorrect with reference to capital budgeting because sunk cost is a cost that has already occurred and cannot be recovered. Timing of cash flow is relevant. This statement is correct. So the incorrect statement is answer number C. The next is, which of the following techniques for appraisal of investment proposal are based on time value of money? There are two techniques of capital budgeting. First, which is based on time value of money, and the second one is जिनको हम older techniques भी बोलते हैं, जो हमारी time value of money के ऊपर dependent नहीं होती। सो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है ये ओल्डेस्ट मेथड है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड अर्निंग पर शेयर कैपिटल बजटिंग की टेक्निक नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की टेक्निक नहीं है। सो डी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी एंड सी इज अ टाइम वैल्यू is a technique of a appraisal of investment proposal that are based on time value of money. The next question is, which one of the following assumptions is not included in the James E. Walter valuation model? के अंदर इनमें से कौन सी उनकी assumption नहीं है? So the first one is all financing by retained earning only. करेक्ट है। नो चेंज इन द की वेरिएबल्स, ये भी करेक्ट है कि ईपीएस और डीपीएस दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर में चेंजेस नहीं होंगे। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। द फर्म हैज़ फाइनाइट लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि इसकी एजम्पशन होती है कि द फर्म हैज़ इनफाइनाइट लाइफ, कि फर्म जो है वो चलती रहेगी, लॉन्ग लाइफ है उसकी, वो इन शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर वो फिनिश नहीं होगी। ऑल अर्निंग्स आर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड और इन्वेस्टेड इंटरनली, दिस assumption is also correct. So the incorrect assumption is assumption number C. The next question is related to statements. Statement 1 contain working capital leverage measures the responsiveness of return on equity for changes in current asset.
देखो सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का रिटर्न ऑन इक्विटी से कोई लेना देना नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। सो द स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट। अब बात आती है स्टेटमेंट नंबर 2 की। When the annual demand for an item is 3200 units, unit cost is 6, inventory carrying charge is 25% per annum, and cost of one procurement is rupees 150. The economic order quantity would be 700. तो हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आएगी। EOQ निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय में C। 2AO का मतलब है A मीन्स एनुअल डिमांड 3200 एंड ordering cost is 150 and the carrying cost is 25% of rupees 6. So the answer will be answer number आंसर आएगा इसका 800। तो ये हमारी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। The next question is which of the following is not a feature of payback period method? It is simply a method of cost recovery and not of profitability. ये सही है। ये जस्ट पेबैक पीरियड मेथड किस चीज़ पे कंसंट्रेट करता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो हम कितने टाइम के अंदर रिकवर कर लेंगे। It does not consider the time value of money. This is also correct. It does not consider the risk associated with the project. This is also correct. It is very difficult to calculate. This statement is incorrect because it is very easy to calculate as compared to the discounted techniques. The next question is related to inventory. Select the correct code regarding motives for holding inventory by a firm. को हमें पता है जो कंपनीज हैं वो स्टॉक मेंटेन करती हैं, वो स्टॉक मेंटेन करने के पीछे उनके मोटिव्स क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव इज़ अ करेक्ट आंसर। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है कि वो कि उनके पास इतना स्टॉक मेंटेन होना चाहिए कि कोई भी ऑर्डर है वो उसको ईजिली मतलब हैंडल कर सके। इन्वायरमेंटल मोटिव नो। प्रिकॉशनरी मोटिव यस, फ्यूचर की फ्लक्चुएशन से बचने के लिए। स्पेकुलेटिव मोटिव यस, कि कोई भी मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, कि उनको लग रहा है फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी कि फ्यूचर में प्राइस राइज हो जाएंगे तो वो प्रेजेंट में अपनी इन्वेंट्री को होल्ड कर लेंगी। कॉम्पिटिटिव मोटिव नो। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट इज A, C and D आर द मोटिव्स ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। Next is the excess of capital, total capitalization over the real value of long term asset is known as। इसका मतलब है कि हमारी टोटल कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है बट रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स हमारी क्या है, कम। तो ये हमारी सिचुएशन होती है ओवर कैपिटलाइजेशन की, जहाँ पे हम कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं बट हमारी जो रियल वैल्यू है मतलब वर्थ ऑफ एसेट है वो क्या है, हमारी कम है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज ओवर कैपिटलाइजेशन। So thank you everyone. Please like and subscribe my channel. For any query and PDF, you can mail me at crackyournet@gmail.com and you can also follow me at crackyournet on Instagram. Thank you everyone.